Good evening to all of you. Hello, sir. Good evening, sir. Okay, sir. Good evening, sir. ये सब लोग ज्वाइंट हो गए क्या मीटिंग में? हम्म एवरीवन हैज ज्वाइंट द मीटिंग। और कोई आना बाकी है? बायो वाले आ गए क्या? बायो की क्लास चल रही है अभी। बायो वालों की क्लासेस हैं अभी। हम्म हाँ, आ तो गए, बायो वाले भी आ गए ना। चलो ठीक है, बायो की क्लासेस जल्दी हो जाती है ना आजकल। ठीक है, तो सुबह हम क्या डिस्कस कर रहे थे? आज वो ओछा 6, 10 ही स्टूडेंट है ना। हाँ, वही इसलिए मैं पूछ रहा था कहाँ गए सब। हम्म अच्छा, रिवीजन आपको अच्छा लग रहा है? सही सही बताना, नहीं तो अगर रिवीजन में आपको अच्छा नहीं लग रहा तो फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। मैं तो रिवीजन आप लोगों के लिए करवा रहा था, है ना। ये रिवीजन का जो प्रोसेस चल रहा है आप लोगों के लिए चल रहा है। और अगर इसमें रिवीजन नहीं अच्छा लग रहा है तो फिर हम कुछ नया पढ़ लेंगे। 6 चैप्टर हमारा चल ही रहा था, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैं तो सोच रहा था आपका रिवाइज हो जाएगा टॉपिक तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा ये। हाँ, रिवीजन इसलिए करवा रहा था, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। हम्म? हाँ, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, तो इसलिए रिवीजन ये वाला एज इट इज़ चलने दो। और कोर्स हमारा ऐसा कुछ पीछे नहीं चल रहा है, मतलब हमारा सिलेबस काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा। बस अब रेगुलरिटी रखोगे आप, अगर रोज़ क्लासेस करोगे, अपना होमवर्क रेगुलरली करोगे, नोट्स वगैरह प्रॉपरली बनाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, 5-6 महीने का टाइम बहुत होता है। ये 4-5 महीने में आप दिसंबर से भी गिन लो तो नवंबर एंड हो गया, चलो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 5 महीने पूरे मिलते हैं अपने को। मई में आपका एग्ज़ाम होगा, है ना। तो 5 मंथ्स बहुत होते हैं, मतलब अगर आपको, मतलब 5 महीने में आप टॉपर बन सकते हो, कहने का मतलब ये है। अगर आप अच्छे से जुट जाओगे तो 5 मंथ्स के अंदर आप टॉपर बन सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वो डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हो। ठीक है, चलो आ जाओ। नहीं, फेब एंड में होगा। फेब एंड में कौन सा पेपर है? फेब एंड में कोई पेपर नहीं है। बोर्ड का पेपर आपका मई में है ना। जो आपका फाइनल पेपर होगा वो मई में होगा, है ना। फाइनल वाला जो पेपर है वो आपका मई में होगा। फेब में कौन सा पेपर है? अब प्री बोर्ड रखे होंगे तो अलग बात है। जेई का तो जैन में था ना। जेई वगैरह की डेट्स अभी अनाउंस कहाँ हुई है? जेई वगैरह की डेट्स अभी कहाँ अनाउंस हुई है? और जैन में कैसे लेंगे? अभी अभी तो उन्होंने पिछला पेपर अभी तो लिया है मई में। नीट का पेपर अभी मई में कब हुआ है? सॉरी, मई में क्या बोल रहा हूँ, सितंबर में आपका हुआ है ना। सितंबर में आपका नीट का पेपर हुआ है, पिछला वाला। और जेई मेन का जो सेकंड वाला पार्ट था वो भी आपका सितंबर में हुआ है। तो इतनी जल्दी थोड़ी पेपर आ जाएगा, मतलब पॉसिबिलिटी बहुत कम है। पॉसिबिलिटी है लेकिन बहुत कम है, मतलब जनवरी में तो मुश्किल ही है। अभी बच्चों के स्कूल भी नहीं खुले हैं और जनवरी में जेई का पेपर हो जाएगा, तो ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी ना, है ना। तो जेई वालों ने अभी कोई डेट अनाउंस नहीं किया है कब होगा। उनका ऑफिशियली कोई डेट आया नहीं है ना। आज ओछू पढ़ाऊँ? हाँ, आज थोड़ा कम पढ़ाऊँगा। आज आपको जल्दी छोड़ दूंगा, 5 बजे तक छोड़ दूंगा। ठीक है, 4:45 तक छोड़ दूंगा। ठीक है, चलो आज थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे, इफेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। चलो आ जाओ। ठीक है, तो सुबह मैं आपको
मैग्नेटिज्म के बारे में बता रहा था ना, हाँ हमने इसके बारे में बात की थी, मैग्नेटाइजिंग स्ट्रेंथ के बारे में, है ना। इस फैक्टर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, मैग्नेटाइजिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। इस फैक्टर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में भी हमने बात करी थी, है ना। कुछ मैग्नेटाइजिंग स्ट्रेंथ के बारे में बात करी थी, कुछ मैंने परमिएबिलिटी के बारे में आपको बताया था, कुछ पैरामीटर्स हमने डिस्कस करे थे। तो अभी जो हम टॉपिक करेंगे ये आपका मटेरियल से रिलेटेड है, और हम सबको पता है मटेरियल वाला पार्ट, स्पेशली आपका जो मटेरियल के टाइप्स होते हैं, है ना। 3 टाइप्स के आपके मटेरियल होते हैं। पहला तो आपका डायामैग्नेटिक। अब ये चीज़ें ना कॉमन सी होती है, मतलब केमिस्ट्री में भी आती है और फिज़िक्स में भी रिपीट होती है, तो ये चीज़ें तो आपको आनी चाहिए। ये जो कॉमन चीज़ें होती है ना, मतलब केमिस्ट्री और फिज़िक्स का कॉमन पार्ट होता है, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, है ना। कहीं ना कहीं मतलब या तो केमिस्ट्री में क्वेश्चन आ जाएगा या फिज़िक्स में आ जाएगा, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन इसका लिंक होने वाला है। सर एक बार मैग्नेटिक फ्लक्स वापस से बताओ, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। देखो, अरे सर ये डिलीट हो गया है। बेटा डिलीट आपका वहाँ से हुआ होगा, एग्ज़ाम से, बोर्ड वाली एग्ज़ाम से हुआ होगा, लेकिन जेई में डिलीट नहीं हुआ। ये जेई और नीट में ये टॉपिक डिलीटेड नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं इसको इवनिंग क्लास में ले रहा हूँ। जेई नीट में ये वाला टॉपिक डिलीटेड नहीं है, ठीक है। हाँ, अब रिवीजन इसलिए करना है क्योंकि आप जेई के लिए नहीं कर रहे क्या, नीट के लिए नहीं कर रहे क्या तैयारी, आपको खाली बोर्ड में पास होना है क्या, एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हो ना। तो एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हो तो एंट्रेंस में टॉपिक है ये वाला, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स वाला एक बार फिर से बताओ, मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या था बेटा। मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने आपको उसमें बताया तो था, जैसे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते थे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था हमारा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम इस तरह से डिफाइन करते थे, ई डॉट डी एस से या ई डॉट एस से, ठीक है। वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स आपका क्या होता है, बी डॉट एस होता है, ठीक है। बी डॉट एस जब आप करते हो तो ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, मतलब जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स को एरिया से डिवाइड कर देते हो तो आपको मैग्नेटिक इंडक्शन मिलता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, ठीक है। और इसी को हमने इस तरह से डिफाइन किया था, और ये मैग्नेटिक इंडक्शन ही आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके बराबर होता है, ठीक है। इस तरह से हमने बी को डिफाइन किया था, ठीक है। फिर हमने एक और पैरामीटर डिफाइन किया था एच को, और मैंने आपको सुबह बताया था कि ये जो एच होता है ना, ये एच जो होता है ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। और हमने इस तरह से कुछ बी को डिफाइन किया था, बी इज़ इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एच, ठीक है। बी को मैंने इस तरह से डिफाइन किया था, म्यू टाइम्स ऑफ एच। और सुबह की क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये जो एच होता है ये बी अपॉन म्यू होता है, मतलब म्यू से जब आप इसको डिवाइड कर देते हो बी को तो आपको एच मिल जाता है, ठीक है। तो किसी भी पैरामीटर से जब आप किसी चीज़ को डिवाइड करते हो तो वो उसके इंडिपेंडेंट हो जाती है। जैसे आपने 11th क्लास में बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी है, आपने एंथैल्पी पढ़ रखी है, स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या होता है, कैपिटल एच अपॉन एम। फिर आपने स्पेसिफिक एनर्जी पढ़ रखी है, टोटल एनर्जी पर यूनिट मास, ठीक है। फिर आपने स्पेसिफिक वॉल्यूम पढ़ते हो, विच इज़ वॉल्यूम पर यूनिट मास, ठीक है। ये जितने भी मास से आप डिवाइड करते जाते हो टर्म्स को, ये सब स्पेसिफिक होती जाती है, मतलब ये मास पे डिपेंड नहीं करती है, जिससे आप डिवाइड कर देते हो वो उसके इंडिपेंडेंट हो जाती है। और जिस भी पैरामीटर से आप मल्टीप्लाई करते हो वो उसके डिपेंडेंट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एच निकालने के लिए बी को किससे डिवाइड कर दिया, म्यू से डिवाइड कर दिया। तो जब मैं म्यू से डिवाइड कर दिया तो म्यू तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, आपका मीडियम पे डिपेंड करता है ना, परमिएबिलिटी जो है मीडियम डिपेंडेंट होती है। तो जिस फैक्टर से आप डिवाइड कर दोगे वो उसके इंडिपेंडेंट हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप ये वाला इक्वेशन कंसिडर करो तो यहाँ पे देखो म्यू का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मतलब म्यू को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एच से। तो हम जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, ये फैक्टर मीडियम डिपेंडेंट है, तो मीडियम डिपेंडेंट फैक्टर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला पैरामीटर आपका मीडियम पे डिपेंड करेगा, और मीडियम वाले फैक्टर से जब आप डिवाइड करोगे तो वो पैरामीटर आपका मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। ये मैथमेटिक्स का बहुत सीधा सा रूल होता है और बहुत हेल्पफुल भी होता है, ठीक है। इतनी सी मैथमेटिक्स हम इक्वेशन में कई बार नहीं देख पाते, यही मैं मॉर्निंग क्लास में आपको समझाने की कोशिश कर रहा था।
हमको इक्वेशन से ही कई चीज़ें तो इक्वेशन खुद ही बता देती हैं कि किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल सा रूल होता है मैथमेटिक्स का, है ना। इक्वेशंस को देखने का तरीका होता है, इस तरह से जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा ऐसा होता है। चल, तो अब हम 3 मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे। जो आपके 3 मटेरियल्स होते हैं टाइप के, एक तो होता है डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। एक्चुअली ये मटेरियल के टाइप्स किस बेसिस पे होते हैं, ये उस बेसिस पे होते हैं जिस पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड में जैसा आपका मटेरियल का रिएक्शन होता है ना। मटेरियल के रिएक्शन के बेसिस पे ये टाइप्स क्रिएट होते हैं। जैसे मैंने कोई भी एक मटेरियल लिया, ठीक है, और मैंने उसको कुछ मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई किया, ठीक है, एक्सटर्नली कुछ मैग्नेटिक फील्ड मैंने उसको सप्लाई किया, तो वो मटेरियल उस मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, वो मटेरियल का रिस्पॉन्स कैसा होगा उस मैग्नेटिक फील्ड को, उसके कैटेगरी पे ही आपके मटेरियल्स डायामैग्नेटिक होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे और फेरोमैग्नेटिक होंगे। ठीक है, मटेरियल के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा कि आपका मटेरियल किस तरीके का है। तो मटेरियल को समझने से पहले थोड़ा एटॉमिक लेवल पे आपको चीज़ों को समझना पड़ता है। जैसे कि हम सबको पता है कि किसी भी मटेरियल को बनाने के लिए हमें बहुत सारे एटम्स लगते हैं, मतलब नंबर ऑफ एटम से वो मटेरियल बना होता है ना। उस मटेरियल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, किसी भी मटेरियल के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं। ठीक है, अब अलग अलग एटम्स जो आपके होते हैं, तो इन एटम्स की वजह से ये जो एटम्स होते हैं इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम सबको पता है हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे होते हैं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से, है ना, जैसे कि ये एक एटम है, तो इस एटम में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, इसके रिवोल्यूशन की वजह से एक मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है। ठीक है, अब ये एटम लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे आपको मैग्नेटिज्म पे मैं ले जा रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास कोई एटम है, उसका सेंट्रल पार्ट हम सबको पता है न्यूक्लियस होता है, और साइड में इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा होता है ऑर्बिट में। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसकी वजह से एक करंट पैदा होती है। इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन मतलब चार्ज का मूवमेंट। तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे मूव कर रहा है तो करंट आपकी ऐसे जनरेट होगी। ठीक है, इस तरह से आपकी जो लूप में करंट पैदा होगी। अब हम सबको पता है करंट कैरिंग लूप, इस तरह की कुछ लूप जो बन रही है एटम के अंदर, करंट कैरिंग लूप विल प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो ये एटॉमिक लेवल पे एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है इस इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन की वजह से। एटॉमिक लेवल पे क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, इस मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होती है। और मैग्नेटिक मोमेंट हम सबको पता है विच इज़ करंट इनटू एरिया, है ना। अगर मैं एक एटम की बात करूँ तो इस एटम में जो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगी वो कितनी होगी, करंट इनटू एरिया के बराबर। ठीक है, तो उसी मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से आपके मटेरियल का अलग अलग बिहेवियर होता है ना। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, अब मैं सपोज करूं ये सारे एटम्स की बात करूं, तो मैग्नेटिक मोमेंट पैदा होने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये है कि हर इंडिविजुअल एटम, है ना, हर इंडिविजुअल एटम अगर मैग्नेटिक मोमेंट को पैदा कर रहा है, ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होगी। ठीक है, और मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो होने के भी 2 कारण होते हैं। मतलब अगर सपोज करो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट अगर इंडिविजुअल एटम की ज़ीरो है ना, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो है, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो है, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो है, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो, अगर हर एटम्स की इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो है तो मैं कह सकता हूँ कि इस मटेरियल का खुद का कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है। मतलब इसका खुद का कोई मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, ज़ीरो। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हर एटम की मैग्नेटिक मोमेंट है लेकिन उनकी डायरेक्शन रैंडम है। मतलब हर एटम आपका मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट कर रहा है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्रिएट कर रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जब आपकी मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होगी तो उसका कोई ओवरऑल इफेक्ट हमें नहीं मिलेगा। उसका ओवरऑल इफेक्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। एवरेज लेने जाओगे तो वापस ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट 2 तरीके से आपकी ज़ीरो हो सकती है। या तो इंडिविजुअल एटम की ज़ीरो है, तब आपके मटेरियल की कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, या तो आपका पूरा का पूरा जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो ओवरऑल ज़ीरो हो रहा है। ठीक है, एक दूसरे वेक्टर से एक दूसरे को कैंसिल आउट करते जा रहे हैं। ठीक है,
बात समझ आ रही है? एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को कैंसिल आउट करते जा रहा है। तो इस तरह से आपकी मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो हो गई। ठीक है, तो दो कारण हो सकते हैं, या तो इंडिविजुअल एटम की खुद की कुछ मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, या तो इंडिविजुअल एटम की मैग्नेटिक मोमेंट है लेकिन ओवरऑल मटेरियल की मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? ज़ीरो है। ठीक है, तो ये तो मटेरियल के लेवल पे हमने मैग्नेटिक मोमेंट को डिफाइन कर दिया। अब हमने क्या किया, अब पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम, डायामैग्नेटिक मटेरियल। अब ये डायामैग्नेटिक मटेरियल किस तरह के होते हैं? डायामैग्नेटिक मटेरियल पढ़ चुके हो आप लोग, पता आपको सब होगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लो तो आपको कहानी याद आ जाएगी। डायामैग्नेटिक मटेरियल कौन से मटेरियल होते हैं? ठीक है, सबसे पहले तो डायामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को समझना ज़रूरी है। डायामैग्नेटिज्म एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो हमेशा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करती है। ठीक है, डायामैग्नेटिज्म ऐसी प्रॉपर्टी होती है जैसे कि हमारे पास कोई बार मैग्नेट है। ठीक है, और ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। अब जैसे हम इसको कॉइल के पास लेके जा रहे हैं, ये करंट कैरिंग कॉइल है। अब ये कॉइल के पास जैसे आप इस मैग्नेट को लेके जाओगे, इस मैग्नेट को लेके जाओगे, तो हम सबको पता है ये जो कॉइल है उसमें करंट ऐसे फ्लो होगा कि वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। हम सब ने लेंज लॉ तो ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो कुछ कुछ आप लिंक कर सकते हो वहाँ से लेंज लॉ से। करंट विल फ्लो इन द कॉइल इन सच अ वे दैट इट विल ट्राई टू अपोज द इफेक्ट ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। इसको अपोज करना चाहेगा। ठीक है, इसको अपोज करना चाहेगा, मतलब इसमें करंट ऐसे फ्लो होगा कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। तो डायामैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी होती है ऑलमोस्ट सभी मटेरियल में होती है, लेकिन कुछ लेवल तक होती है, ऐसा नहीं है कि पूरा डायामैग्नेटिज्म। अब डायामैग्नेटिज्म में भी परसेंटेज होता है ना, मटेरियल, हर मटेरियल डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है, लेकिन अमाउंट ऑफ परसेंटेज अलग होता है। किसी में 1% होता है, किसी में 0.5% होता है, किसी में 2% होता है, किसी में 10% होता है, किसी में 15% होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका मटेरियल कैसा है, लेकिन डायामैग्नेटिक बिहेवियर हर मटेरियल शो करता है। ठीक है, हर मटेरियल आपका जो है वो डायामैग्नेटिज्म को शो करता है। ठीक है, बात समझ आई? अब जैसे ही हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई करी, सपोज हमने कोई डायामैग्नेटिक मटेरियल लिया। ठीक है, हमने कोई डायामैग्नेटिक मटेरियल लिया और उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई करी। बेटा कहानी समझ आ रही है ना सबको? बड़ा स्लो स्लो चल रहे हैं हम। विच मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक पार्ट, हाँ ये भी बात सही है, स्ट्रॉन्ग से लेके वीक पार्ट तक होती है। हाँ ये भी एक पॉइंट है। मैं सारे पॉइंट्स एक बार वो सीक्वेंस में आपको बता दूंगा, टेबुलर फॉर्म में हमारे पास सारे पॉइंट्स अवेलेबल हैं, वो हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले ये चीज़ आप समझ जाओगे तो वो पॉइंट्स काफ़ी फटाफट कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब सपोज करो मैं कोई एक्सटर्नल में एक बार मैग्नेट लेके आया इस मटेरियल के पास, है ना, और ये इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है। ठीक है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती है। अब जैसे ही मैं इसके पास लेके आऊँगा तो ये मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट इस तरह से प्रोड्यूस होगी कि ये इसके इफेक्ट को कैंसिल आउट करना चाहेंगे, मतलब जितनी भी मैग्नेटिक मोमेंट है वो इसके अपोज हो जाएंगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोज हो जाएंगी। ठीक है, अगर ये डायामैग्नेटिक मटेरियल है तो इसके अंदर जितने भी मैग्नेटिक मोमेंट्स होंगे वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोज करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही ये इस पे फोर्स इधर को लगाना चाहेगा तो ये इस पे फोर्स इधर को लगाना चाहेगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे। तो जब भी हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो डायामैग्नेटिक मटेरियल में जो करंट प्रोड्यूस होती है, इंड्यूस करंट, है ना, इसको हम मिनिएचर करंट्स भी बोलते हैं। और एडी करंट्स का भी कुछ कंसेप्ट मैं इधर से ही आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन वो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में करूँगा। एडी करंट्स वाला भी सेक्शन इधर से ही उठता है ना। एडी करंट्स का जो बेसिक है वो यहीं से समझाया जाएगा, लेकिन वो आपके बोर्ड वाले एग्ज़ाम में शायद डिलीट हो गया होगा टॉपिक, लेकिन इसमें जेई में और नीट में रखा गया है। ठीक है, तो डायामैग्नेटिज्म के लिए अभी आप खाली इतना समझो कि इसमें जो मटेरियल में जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होती है या जो मिनिएचर करंट्स पैदा होते हैं वो एक्सटर्नल फील्ड को हमेशा अपोज करते हैं, है ना। एक्सटर्नल फील्ड को क्या करेंगे? हमेशा अपोज करेंगे। अब पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में थोड़ी बात करते हैं। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर में क्या होता है? तो जैसे ही आपने सपोज करो पैरामैग्नेटिक मटेरियल लिया और उसको एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करी,
ठीक है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल लिया और उसको आपने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करी, तो इसका बिहेवियर कैसा होगा बताओ, आप लोग ही बताओ, पढ़ चुके हो। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने इसको सप्लाई करी, तो इसका बिहेवियर कैसा होगा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में जो आपकी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो अंदर पैदा होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग होगी। ठीक है, अगर ये मटेरियल आपका पैरामैग्नेटिक है तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो एक्सटर्नल फील्ड के अलॉन्ग होगी। लेकिन अगर ये मटेरियल आपका डायामैग्नेटिक है तो इसमें जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमेशा अपोज करेगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, डाया और पैरा में यही फ़र्क है कि पैरामैग्नेटिक में जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है वो हमेशा एक्सटर्नल फील्ड को सपोर्ट करेगी और डायामैग्नेटिक में अपोज करेगी। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं बात करूं, अगर मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपकी पैरा में कितनी हो जाएगी, पैरा में नेट मैग्नेटिक फील्ड आपकी हो जाएगी एक्सटर्नल प्लस इंड्यूस्ड B0 प्लस BI। और अगर डायामैग्नेटिक की बात करूं तो आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी कितनी, B0 माइनस BI। ठीक है, B0 माइनस BI। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है नेट मैग्नेटिक फील्ड इन डायामैग्नेटिक, तो डायामैग्नेटिक की जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमेशा पैरामैग्नेटिक से कम होगी। ठीक है, पैरामैग्नेटिक से हमेशा कम होगी। ठीक है, ये पॉइंट सबको क्लियर, यस। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको, चलो बहुत बढ़िया। अब सुबह जैसे मैंने आपको एक फैक्टर बताया था H इज़ नोन एज योर मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। ठीक है, इसकी हम बात कर रहे थे। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी मतलब आपने कुछ इनपुट दिया, मैंने आपको यही सुबह बताया था। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी को हमने कई अलग अलग तरीके से डिफाइन किया था और इसका मतलब ये होता है कि हमने कितना इनपुट दिया। ठीक है, हमने इनपुट दिया मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, तो वहाँ से हमें मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी का फैक्टर पता चला। अब जैसे ही आपने कुछ इनपुट दिया तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका जो मटेरियल है वो सारा का सारा ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करने लग गया, पूरा का पूरा मैग्नेटाइज हो जाए, है ना। जो आपने इनपुट दिया ऐसा ज़रूरी नहीं है आपका आउटपुट भी उतना ही मिले, आपका आउटपुट थोड़ा कम मिला, तो आउटपुट हमेशा कम ही होता है इनपुट से। तो सपोज़ करो आपको आउटपुट कितना मिला, I के बराबर मिला। अब यहाँ पे एक और फैक्टर मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ, I इज़ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, I को हम डिफाइन करते हैं विच इज़ मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट आपका प्रोड्यूस हो रहा है, इसको हम डिफाइन करते हैं I से। एक तरह का आप कह सकते हो ये आपका आउटपुट होता है। ठीक है, आपने कुछ इनपुट दिया, आपको कुछ आउटपुट मिला। मतलब अगर मैं एक यूनिट वॉल्यूम की बात करूं तो एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने आपके एटम्स जो हैं वो उनका मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो गया है, मतलब वो मैग्नेटाइज हो गए हैं ड्यू टू दिस इनपुट, उसको मैं डिफाइन करता हूँ I से। ठीक है, एक यूनिट वॉल्यूम अगर आप कंसिडर करो तो उसके कितने एटम्स जो हैं वो इस इनपुट की वजह से मैग्नेटाइज हो गए हैं, जो मैग्नेटिक मोमेंट शो कर रहे हैं, तो उसको डिफाइन करते हैं हम I से। ठीक है, तो I इज़ डिफाइंड एज योर इंटेंसिटी, मतलब कितना आउटपुट आपको मिला है ना। इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज टोटल मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट आपका जनरेट हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, I बोलते हैं। ठीक है, अब हम सबको पता है आउटपुट अपॉन इनपुट को हम किसी पैरामीटर से रिप्रेजेंट तो करेंगे ही करेंगे। आउटपुट अपॉन इनपुट क्या होता है हमारा, एफिशिएंसी होता है ना, कितना हमें आउटपुट मिला और कितना हमने इनपुट दिया, इसी को तो हम एफिशिएंसी बोलते हैं। लेकिन मैग्नेटिक मटेरियल के केस में इसको हम बोलेंगे काई। ठीक है, एक तरह से एफिशिएंसी जैसे ही फैक्टर है, इसको हम बोलते हैं काई, विच इज़ योर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। दिस इज नोन एज योर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है आपका, इट इज़ अ रेशियो ऑफ
आई बाय एच, मतलब कितना आपका आउटपुट मिला और कितना आपने इनपुट दिया। ठीक है, कितना आपका आउटपुट मिला और कितना आपने इनपुट दिया। ठीक है, बात समझ आई? यस, पॉइंट क्लियर हुआ ये वाला सबको? चलो, तो ये आपका मटेरियल है, सपोज करो ये आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल है ना, ये हमने एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल लिया। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में हम सबको पता है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो क्या होती है, एक्सटर्नल फील्ड प्लस इंड्यूस्ड। ठीक है, दोनों फील्ड्स आपकी ऐड हो जाती हैं, क्योंकि जो एक्सटर्नल फील्ड होती है उसी की डायरेक्शन में आपकी इंड्यूस फील्ड भी होती है। ठीक है, तो इंड्यूस फील्ड को जो मेजर करता है ये पैरामीटर आपका होता है आई। इंड्यूस फील्ड की जो इंटेंसिटी को मेजर करता है इसको हम बोलते हैं आई, और एक्सटर्नल फील्ड की इंटेंसिटी को जो मेजर करता है इसको हम बोलते हैं एच। ठीक है, इसी को हम इनपुट बोलते हैं और इसी को हम आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम इनपुट बोलते हैं और इसी को हम आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, आई कैन राइट लाइक दिस, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स एच प्लस म्यू नॉट टाइम्स आई। ठीक है, सो यू कैन राइट म्यू नॉट टाइम्स एच प्लस आई। ठीक है, तो ये आपकी टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी। नेट मैग्नेटिक इंडक्शन आपका इतना प्रोड्यूस होगा, विच इज म्यू नॉट टाइम्स एच प्लस आई। अब ये आई किस पे डिपेंड करता है, आई डिपेंड करता है आपका कि मटेरियल के अंदर जो है आपकी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या है। अगर सारे के सारे एटम्स एक जगह पे अलाइन हो गए, सबका मैग्नेटिक मोमेंट एक जगह पे अलाइन हो गया, तो आपकी आई की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन अगर कुछ एटम्स अलाइन नहीं हुए, एक दो मान लो अपोज हो गए या फिर कोई रैंडमली अलाइन हो गए एक दो, तो आपकी आई की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो आई की इंटेंसिटी डिपेंड करती है आपके मटेरियल के अंदर के जो एटम्स हैं उनका मैग्नेटिक मोमेंट का बिहेवियर कैसा है, मतलब एक्सटर्नल फील्ड के प्रेजेंस में वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो एच वाला फैक्टर है ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता, ये एक्सटर्नल फैक्टर है, ये आप कंट्रोल कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना मैग्नेटाइजेशन प्रोवाइड करना है बाहर से, इसलिए हम इसको इनपुट भी बोलते हैं। तो टोटल आपका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है मटेरियल के अंदर, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स एच प्लस आई। ठीक है, बात समझ आई? ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? चलो, बहुत बढ़िया। अभी अभी मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था आपको काई के बारे में, है ना। काई क्या होता है, इट इज़ योर आउटपुट अपॉन इनपुट विच इज़ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इट इज़ डिफाइंड एज आउटपुट अपॉन इनपुट आई बाय एच। तो यहाँ से मैं आई को क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, तो आई को मैं लिख सकता हूँ काई टाइम्स एच। आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, काई टाइम्स एच। तो जैसे ही मैं ये इस इक्वेशन को यहाँ सब्सटीट्यूट करूँगा तो मुझे एक नया फॉर्म मिल जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड का, विच इज़ म्यू नॉट टाइम्स, बट ध्यान से देखो, बी नेट मुझे कितना मिला था, म्यू नॉट टाइम्स एच प्लस आई, और आई को मैंने क्या लिख दिया, काई टाइम्स एच। तो नेट मुझे मैग्नेटिक फील्ड कितना मिल जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स एच प्लस काई टाइम्स एच। तो एच अगर मैं कॉमन ले लूँ दोनों में से तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 प्लस काई। ठीक है, म्यू नॉट एच अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 प्लस काई इज इक्वल टू बी नेट। अब ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है आपका, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना पैदा हो रहा है, इसको आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, विच इज़ म्यू टाइम्स एच। अब ये म्यू जो है आपका, म्यू को आप लिख सकते हो म्यू नॉट टाइम्स म्यू आर। ठीक है, म्यू को आप लिख सकते हो म्यू नॉट टाइम्स म्यू आर। तो जैसे ही आप यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे, म्यू नॉट टाइम्स म्यू आर इंटू एच
इट इज़ इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स एच 1 प्लस काई। तो यहाँ से आपको एक रिलेशन मिलेगा, बड़ा शानदार रिलेशन है, और ये कई बार एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा गया। नीट के पेपर में तो डायरेक्टली ये रिलेशन आया था। अगर आपको डायरेक्टली याद रहता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो। रिलेटिव परमिबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। रिलेटिव परमिबिलिटी इज डिफाइंड एज 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। दिस रिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और नीट में डायरेक्टली ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है। जेई में इस पर न्यूमेरिकल आया था, आपको दिया गया था मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दिया हुआ था, आपको रिलेटिव परमिबिलिटी निकालना था। तो जिनको ये फॉर्मूला याद था, रिलेशन पता था, उन्होंने डायरेक्ट निकाल के आंसर लिख दिया था, और जिनको नहीं पता था फिर वो वहाँ फंस गए थे। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रिलेशन है, और इससे कई सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली है अभी कि काई का क्या इम्पोर्टेंस है ना, काई का क्या इम्पोर्टेंस है, उससे रिलेटिव परमिबिलिटी कैसे अफेक्ट होती है। ये सारी चीज़ें अब हम डिस्कस करेंगे अलग अलग मटेरियल्स के लिए, है ना। बात समझ आ गई आपको? यस, यहाँ तक सब क्लियर हो बढ़िया से? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, नोट कर लो, जिसको करना है नोट कर लो, नोट करते जाओ साथ साथ तो अच्छा रहेगा। एक बार नोट कर लो इसको, इम्पोर्टेंट है काफ़ी। ये एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको मैंने बता दिया है, तो आप इसको ऐसे ही याद रखो, है ना। ज़्यादा इसकी थ्योरी मत पढ़ने जाना, ज़्यादा थ्योरी पढ़ने जाओगे तो फंस जाओगे। जितना बताया बस उतना, उस हिसाब से आप उसको याद करो, और जो क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस कर लो, बस इतना ही करना। इस पर रिसर्च करने मत बैठ जाना, ये ऐसा ही क्यों हुआ, वैसा ही क्यों हुआ। ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, इस पर माथा मत फोड़ने बैठ जाना। इस पर ज़्यादा माथा फोड़ोगे तो अंदर ही अंदर फंस जाओगे। ठीक है, हाँ, स्लाइड मूव कर देता हूँ मैं एक बार, यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हो ना। ठीक है, देखो थ्योरीज लगभग ये वाला पार्ट मुझे ऐसा लगता है थोड़ा थ्योरेटिकल है, जो लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है, आपको याद रखना पड़ेगा ये। इसको याद रखे बिना काम भी नहीं चलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जब ऑब्जेक्टिव्स आएंगे तो डायरेक्टली आपको टिक लगाना रहेगा। तो वहाँ पे आप ये नहीं बोलोगे सर हमें तो पढ़ा नहीं था तो हमें आया नहीं, है ना, ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं ले सकते ना वहाँ पे। तो कुछ कुछ थियोरेटिकल पार्ट हैं फिज़िक्स में जो आपको एज इट इज़ पता होने चाहिए, है ना। चलो, मेरे ख्याल से हो गया होगा। सबने नोट डाउन कर लिया क्या? यस, डन। चलो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये जो फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्ज़ाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं वो देखो। तो जैसे कि अगर अब मैं पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक को कंपेयर करूँ इस पैरामीटर्स के बेसिस पे, तो हम सबको पता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए आपका काई क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, बताओ। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए आपका काई का वैल्यू क्या होता है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ काई? पॉजिटिव, है ना, सबको पता है, वेरी गुड, है ना। काई की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था जिसमें एक ऑप्शन ये था कि फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल द रिलेटिव परमिएबिलिटी इज ग्रेटर देन 1, रिलेटिव परमिएबिलिटी इज लेस देन 1, रिलेटिव परमिएबिलिटी इज 0 एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी वी कांट से। ठीक है, इस तरह का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया था, इसमें बोला गया था, साफ साफ क्लियरली बोला गया था कि फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल, और आपको ऑप्शन दिए हुए थे ए, बी, सी और डी। अब बता दो कौन सा सही होगा, यहाँ से देख के बता दो कौन सा ऑप्शन सही होगा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या ऑप्शन सही होगा? नेगेटिव होगा? अरे बाप रे बाप, पैरामैग्नेटिक के लिए नेगेटिव कैसे होगा?
ग्रेटर देन 1 होगा ना, ए ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। और ये वैल्यू आपकी काई की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली बात है ये वैल्यू 1 प्लस पॉजिटिव टर्म कुछ लिखोगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा, 1 से बड़ा ही हो, म्यू आर का वैल्यू आपका 1 से बड़ा ही होगा। अब डायामैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए काई की वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ काई फॉर डायामैग्नेटिक मटेरियल? हाँ, डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए काई की वैल्यू क्या होती है बताओ? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितनी होती है? नेगेटिव होती है ना, नेगेटिव होती है ना। तो अब रिलेटिव परमिएबिलिटी बताओ क्या होगी? ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, 0 या फिर कांट से? बी हो जाएगी, है ना, विच इज़ लेस देन 1। ठीक है, डायामैग्नेटिक अगर आएगा तो ये टिक करोगे, पैरामैग्नेटिक पूछेंगे तो ये टिक करो। तो अब हम कुछ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बात करते हैं। डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक तो बहुत सारा कर लिया, अब बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में किस तरह से चेंजेस होते हैं, ये हम नोट डाउन करते हैं। अब तो सपोज़ करो ये हमारा मटेरियल है, अब ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, और इसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई की, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जैसे हमने एक्सटर्नल फील्ड दिया तो इसके अंदर जो इंड्यूस फील्ड होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब अगर सपोज़ करो मैं इनपुट एच का दे रहा हूँ तो इसमें जो आउटपुट है वो इनपुट से भी ज़्यादा हो जाता है, मतलब हाईली मैग्नेटाइज हो जाता है ना। ये हाईली मैग्नेटाइज मटेरियल्स होते हैं, इनके अंदर इस तरह के कुछ डोमेन्स होते हैं, है ना, इस तरह के कुछ डोमेन्स होते हैं। डोमेन्स का मतलब एक तरह का गुच्छा होता है, मैग्नेटिक मोमेंट्स का एक गुच्छा होता है पूरा, है ना, इस तरह से आप इसको मान सकते हो, ठीक है। और वो सारे के सारे जो डोमेन्स होते हैं, अलग अलग डोमेन्स होते हैं, वो सब के सब हाईली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। थोड़े से इनपुट देने पे आउटपुट बहुत ज़्यादा मिल जाता है ना। मतलब कह सकता हूँ कि मैं आई की वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है एच के कंपैरिजन में, आउटपुट इज़ वेरी वेरी लार्ज देन इनपुट, ठीक है। तो जब आई की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी मतलब आपका काई सुपर पॉजिटिव हो जाएगा, काई का वैल्यू सुपर पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, काई का वैल्यू सुपर पॉजिटिव। और जब काई का वैल्यू सुपर पॉजिटिव तो रिलेटिव परमिएबिलिटी तो सुपर पॉजिटिव देन 1, है ना, बहुत 1 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। तो ये फेरोमैग्नेटिक की निशानी होती है कि इसके लिए जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है वो 1 से बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। हाईली मैग्नेटाइज मटेरियल इनको कहा जाता है। तो ये कंसेप्ट हो गया इसका फेरोमैग्नेटिक का, ठीक है। तीनों मटेरियल्स मेरे ख्याल से जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं, और इससे ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं पूछे गए, ऑब्जेक्टिव्स में यहीं से क्वेश्चन उठते हैं। तो एक दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं, आप बोलते हो तो, है ना, एक आध क्वेश्चन देख लो किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सपोज करो हमें एक स्टील बार दिया हुआ है, ठीक है, एक स्टील बार दिया हुआ है, एक स्टील बार मैग्नेट है हमारे पास, और इसका वेट दिया हुआ है, इसका जो वेट है 66 ग्राम, ज़्यादा भारी नहीं है, हल्का सा ही है। और ऐसा बोला गया है कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट पैदा हो रही है ना, मैग्नेटिक मोमेंट जो क्रिएट हो रही है वो रही है 2.5 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, इतना मैग्नेटिक मोमेंट इसकी वजह से पैदा हो रहा है। और इस मटेरियल की डेंसिटी हमें दे रखी है, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज 7500 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, ट्राई करो ज़रा इसको, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस आई की वैल्यू फाइंड करके बताओ।
हाँ, किसी ने ट्राई किया? आई क्या होता है बताओ? आई इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, है ना? बेसिक डेफिनेशन से चलोगे तो आ जाएगा आंसर। आई इज डिफाइंड एज योर मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, वैल्यूज तो पुट करनी थी। अब यहाँ पे करना क्या था? वॉल्यूम आपको निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट आपको गिवन है, तो आई इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। जल्दी से निकाल लो फटाफट, क्या आंसर आ रहा है? ठीक है, समझ आया? अरे समझ आया कि नहीं आया अभी भी? मतलब इतना क्या सोच रहे हो? भाई वॉल्यूम तो यहाँ से निकल जाएगा ना, मास आपको पता है, डेंसिटी आपको पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ से वॉल्यूम मिल जाएगा। यहाँ पे पुट कर दो, मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ से आपको आई मिल जाए। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो एक सवाल और है, सिंपल सा देख लो। जैसे हमारे पास एक रिंग है, ठीक है, सपोज करो हमारे पास ऐसी रिंग है और इस पर हमने विंडिंग की हुई है, कॉइल, इस पर हमने कॉइल की विंडिंग की हुई है इस तरीके से। ठीक है, इस पर हमने कॉइल की विंडिंग की हुई है, इंसुलेटेड कॉपर वायर है, कॉपर की वायर है, और नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिए हुए हैं 1000 टर्न्स। ठीक है, जैसे ही हमने इस कॉइल में करंट पास किया, कितना करंट पास किया? 0.15 एम्पियर। तो इसके अंदर एक फील्ड डेवलप होगी, है ना? इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, हम सबको पता है अ करंट कैरिंग कॉइल विल ऑलवेज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो उसने मैग्नेटिक फील्ड कितनी पैदा कर दी? 1 टेस्ला की। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि इस मटेरियल के लिए आपका रिलेटिव परमिबिलिटी कितना होगा और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितना होगा। इस मटेरियल के लिए व्हाट विल बी द रिलेटिव परमिबिलिटी एंड व्हाट विल बी द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। आंसर क्या आता है उसका? आंसर पूछ रहे हो पहले वाले क्वेश्चन का? पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आता है? पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है आपका 2.84 इंटू 10⁵, 2.84 इंटू 10⁵ एम्पियर पर मीटर।
अब सेकंड वाला ट्राई करो जल्दी से। सेकंड वाला क्वेश्चन भी सिंपल है, जो हमने अभी पढ़ा है उसी के बेसिस पे पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन करो। मेरे ख्याल से ये वाला टॉपिक अब लगभग कंप्लीट है आपका। इसके बाद जो हमारा पार्ट रहेगा वो अर्थ मैग्नेटिज्म पे रहेगा पूरा। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम अर्थ मैग्नेटिज्म से बातें करेंगे रिलेटेड, और इस चैप्टर को फिर वाइंड अप कर देंगे पूरा, है ना, ताकि हम अपने 6 चैप्टर पे पहुंच जाए, है ना। 5th चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट अब कंप्लीट होने पे, है ना। इसके बाद आपका खाली एक अर्थ मैग्नेटिज्म वाला पार्ट रह गया, है ना। अर्थ मैग्नेटिज्म कंप्लीट करके फिर हम आगे चले जाएंगे। दिवाली वैकेशन का काफ़ी फ़ायदा हो गया। जिन्होंने क्लासेस अटेंड करी है, मैंने एंटायर 4th और 5th चैप्टर पूरा रिवाइज करा दिया। ऑलमोस्ट पूरी दिवाली हमने पढ़ाई कर ली है लगभग, है ना। 4th और 5th चैप्टर हमने पूरा अच्छे से रिवाइज कर लिया। चलो इसका आंसर बताओ क्या आ रहा है, फिर क्लास ओवर कर देंगे। ये क्वेश्चन एक सॉल्व कर लो, इसके बाद क्लास ओवर करो। होमवर्क में कर लोगे? चलो होमवर्क में कर लेना, ठीक है। होमवर्क में इसको ट्राई कर लेना, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। तो हम क्लास ओवर करते हैं, ठीक है। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं फिर हम मॉर्निंग क्लास में।